हेलो फ्रेंड्स, राइज वेब एजुकेशन हब के साथ मैं शिफाली श्रेया आज आप लोगों के लिए मैथ्स पेडागोगी यानी कि गणित परिषद के ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आपका फुल ऑफ कॉन्सेप्ट से भरा हुआ सेशन रहेगा। इसमें कोई ट्रिकी सेशन नहीं है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जैसे कि पहले की वीडियोस पसंद आई है, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक पेन और पेपर नहीं लिया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके पेन और पेपर लेके आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। गणित परिषद को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा गणित क्या है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आई नो कि आप लोगों को पता है, बट बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग हम लोग जीरो से ही करते हैं, ठीक है। तो गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। गणित एक अमूर्त या निराकार अब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और निगमनात्मक प्रणाली है। गणित की कई शाखाएं हैं, जैसे कि आपको पता भी है, अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीजगणित इत्यादि। गणित में अभ्यस्त व्यक्ति या खोज करने वाले वैज्ञानिक को गणितज्ञ कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारा जो गणित परिषद है तो ये क्या है, ठीक है। गणित परिषद यानी कि मैथ पेडागोगी तो गणित की पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से कक्षा से बाहर की गई वैज्ञानिक क्रियाएं नियमित कक्षा क्रियाओं का मुकाबला करती हैं। अनेक ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिसमें पूर्ववर्ती क्रियाएं अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। गणित परिषद में शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है, इस कारण यह अधिक रुचिपूर्ण होती है। औपचारिक कक्षा शिक्षण की अपेक्षा यह छात्रों की योग्यता और रुचि से अधिक अनुरूप होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के निश्चित पठन पाठन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता। यह कारण यहाँ छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का अधिक विकास होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं गणित की परिभाषा, जो अनेक गणितज्ञों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो कुछ चुनिंदा 10 या 12 गणितज्ञों की परिभाषाओं को भी हम देख लेते हैं, जो कि गणित पेडागोगी में हमेशा ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप बीएड, डीएलएड या एमएड कर रहे हो तो जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ डिफिनीशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम्स के व्यू से भी देखें तो कई बार कोटेशंस दे देता है और पूछता है कि इसे किस गणितज्ञ के द्वारा कहा गया है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें से कि आपको एक ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आते हैं हम प्लेटो महोदय का लेंगे। तो प्लेटो के अनुसार गणित सभी विषयों में श्रेष्ठ उपयोगी है। ये कथन जो है प्लेटो का है, और जब भी आप किसी का कोटेशन लिखेंगे तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा करें, ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए कि ये किनका कोटेशन है और किसी गणितज्ञ ने या फिर मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। हर कोटेशन को आप एक इन्वर्टेड कॉमा के तहत ही लिखेंगे, ठीक है। सेकंड जो है वो है कोठारी आयोग के द्वारा सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ये कथन जो है कोठारी आयोग का है। तीसरा है बायलॉट का, जिनके अनुसार गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है। और इसके बाद आते हैं हमारे लिंडसे महोदय, जिनके अनुसार गणित भौतिक विषयों की भाषा है और निश्चय ही इसे शानदार भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में इससे पूर्व पैदा नहीं हुई थी। और 5वां कोटेशन जो है वो हमारा है कॉमेट महोदय के अनुसार, और इनके अनुसार सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा है या दोषपूर्ण है, ठीक है। इसे भी आप एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले भी हो रही होगी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 5 गणितज्ञों की परिभाषाएं कंप्लीट हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने छठे लेबनीज के तरफ,
और इनके अनुसार संगीत मानव की अचेतन मन का अंग गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है। और सातवें जो है वो डटन महोदय हैं और इनके अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। और नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। और नौवे जो है वो गैलीलियो हैं और इनके अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत वाह ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 10वें जो हमारे गणितज्ञ हैं वो गॉस हैं और उनके अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। और इसके बाद हम यंग महोदय के कोटेशंस को देख लेते हैं। यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए तो संपूर्ण भौतिक संबद्धता निसंदेह ही नष्ट हो जाएगी। और 12वें जो हैं वो है बेंजामिन पियर्स और इनके अनुसार गणित एक विज्ञान की सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और हम लास्ट में आइंस्टीन महोदय को भी ले लेते हैं और इनके अनुसार गणित क्या है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इससे पहले मैंने शिक्षण विधियों के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा चुकी है जिसका आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगे जहां पे आप जाके इजीली उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम गणित की 10 महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के ऊपर जिक्र फिर से कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो आता है विश्लेषण विधि, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है निगमन विधि, पांचवा है प्रयोगशाला विधि, छठा अनुसंधान विधि, सातवां है समस्या समाधान विधि, आठवां है प्रयोजना विधि, नौवां है व्याख्यान विधि और हमारा जो 10वां विधि है वो है खेल विधि। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसे डिफाइन कर लेते हैं और इसमें हम इनके गुणों और दोषों के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा विश्लेषण विधि, इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञान की तरफ जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जैसे कि आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोणों के बराबर होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके गुणों को देख लेते हैं। तो स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है और स्थायी ज्ञान को भी उत्पन्न ये कराता है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो हम इसके लिए गुणों के रूप में यह भी देखते हैं कि यह मनोविज्ञान विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि खोज करने की क्षमता का भी विकास होता है इस विधि के द्वारा। तो विश्लेषण विधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए इसके डिसएडवांटेज को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यानी कि इसके दोषों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अधिक समय लगता है इसके अंदर। ठीक है, आपका टाइम थोड़ा सा पीरियड इसमें ज़्यादा लग जाता है। दूसरा क्या है कि ये छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। और तीसरे पॉइंट में आप ये भी डाल सकते हैं कि कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है और तर्क शक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर जिनके अंदर तर्क शक्ति की कमी होगी तो वो विश्लेषण सही से नहीं कर सकते हैं। तो ये हम इसके दोषों के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट यानी कि संश्लेषण विधि की तरफ चलते हैं। संश्लेषण विधि आखिर किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को भी पता होगा कि संश्लेषण में क्या होता है कि यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक माना जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर इसमें प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अगर आप लिखते हैं A = B जो कि आपको ज्ञात है और B = C जो कि ज्ञात है, तो अतः A = C हो जाएगा। अर्थात ज्ञान बातों का जो प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। ठीक है,
और इसके गुणों को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध होता है और समस्याओं का जल्द ही हल ढूंढ लेता है, अर्थात कम समय में हमें रिजल्ट मिल जाता है। तीसरा क्या है कि स्मरण शक्ति का विकास करने में यह मददगार साबित होती है। और चौथा है मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होता है, जबकि जो विश्लेषण विधि है वो मंद बुद्धि के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर जो गणितीय समस्या है इसी विधि से हल की जाती है। और इसके भी डिसएडवांटेज हैं कि यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, अन्वेषण क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, यह विकास में सहयोग नहीं करती है, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि मानी जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगमन विधि की तरफ। तो आगमन विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उसके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। इस विधि में 3 कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, इसके क्या क्या गुण हैं? तो यह एक वैज्ञानिक विधि है, स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक अस्थायी अधिगम होता है और व्यवहार और जीवन में लाभप्रद विधि है। इसके द्वारा बालक स्वयं कार्यों को करने में जो उनकी क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है और इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। और इसके अब दोषों को भी थोड़ा देखते हैं। तो यह धीमी विधि है, समय अधिक लगता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता होती है, परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते, कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं निगमन विधि की तरफ। तो यह विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत विधि होती है और इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसके बाद सत्य सिद्ध किया जाता है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं। तो यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि में छात्र अत्यंत सरलता एवं शीघ्रता से ज्ञान को प्राप्त करता है। अंक गणित एवं बीजगणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। और इसके दोषों के रूप में आप देख सकते हैं कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र नियमों एवं सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उन्हें याद करते हैं। इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थायी भाव से स्पष्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि को। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्रियों की मदद से गणित के तथ्य, नियमों एवं सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पे बल दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप पाइथागोरस प्रमेय को ले सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। ठीक है, और इसके गुणों के रूप में आप देख सकते हैं कि छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल प्रयोग करना सीखते हैं। प्रयोगशाला में किए गए अधिगम अस्थायी होता है, रुचिकर विधि होता है यह, और तर्क क्षमता का विकास होता है इस विधि में। और इसके दोष के रूप में आप देख सकते हैं कि यह खर्चीली विधि है। यह छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि बच्चे उपकरण से सीखने की बजाय उससे खेलना शुरू कर देंगे। और कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए भी यह उपयोग में लाई जाती है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि ज़्यादा संख्या वाले छात्रों को प्रयोगशाला में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं और वो सही से सीख नहीं पाते हैं, इसलिए यह कम संख्या वाले कक्षाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुसंधान विधि की तरफ। तो अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक शब्द एक ग्रीक ह्यूरिस्को शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ, और एंगस्ट्रॉम ने इस विधि की खोज की है। ठीक है, अनुसंधान विधि जो है हमारी, और ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट होता है कि यह विधि स्वयं खोज करने या अपने आप सीखने की विधि है। ठीक है, और इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है।
इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बतलाते, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने के लिए कहते हैं। और इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक बन जाते हैं। और इसके गुणों के रूप में आप देख सकते हैं कि इस विधि में छात्रों में तर्क करने, कल्पना करने, चिंतन करने, निष्कर्ष निकालने या फिर निरीक्षण, तुलना आदि का विकास आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। और गणित शिक्षण में यह विधि बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होती है। यह विधि छात्रों को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है और यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और स्व अध्ययन की आदत का निर्माण करा देती है। और इसमें छात्र स्वयं अन्वेषक बन जाते हैं, ठीक है। और इसके दोष में आप देख सकते हैं कि यह केवल असाधारण बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है और यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांत पर पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वे अपनी गलती को समझ पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट विधि जो है हमारी वो है समस्या समाधान विधि, जो कि जॉन डीवी का है। और इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए कहते हैं और अपने विचार एवं सुझाव को रखने के लिए बोलते हैं और छात्र अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है और यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके गुण के रूप में आप देख सकते हैं कि यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस विधि में छात्र सदैव क्रियाशील रहता है। इस विधि में छात्र स्वतंत्र होकर स्वयं कार्य करने की चेष्टा करते हैं और छात्र की तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्र में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। और इसके दोष के रूप में आप देख सकते हैं कि यदि समस्या कठिन हो तो छात्र के विषय के प्रति रुझान जो है वो कम हो जाती है और यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की रुचि में कमी आ जाती है और समय अधिक लगने लगता है। इस प्रकार हम अपने नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं, प्रयोजन विधि। तो इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किया। इस विधि में संपूर्ण कार्य की योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। और इसके गुण के रूप में आप देख सकते हैं कि छात्र में क्रियात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। छात्रों में निरीक्षण तथा तर्क एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। और इसके दोष के रूप में आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोग आप सभी पाठों को पढ़ाने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि आप लिमिटेड ही सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं और पाठों को उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा व्याख्यान विधि। यह शिक्षण की सबसे प्रचलित एवं प्रचलित विधि के रूप में माना जाता है। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय का समस्या के बारे में व्याख्यान देता है और व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर तथा उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। इसके गुणों के रूप में आप देख सकते हैं कि यह किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए सबसे सरल विधि है। इसमें छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। और इसके दोष के रूप में आप देख सकते हैं कि इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहता है। यह विधि करके सीखने पर बल नहीं देता है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी 10वें मेथड की तरफ, जो है हमारा खेल विधि, ठीक है। तो इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देते हैं। इस विधि को फ्रोबेल ने दिया था और इसका नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। और इसके गुणों के रूप में आप देख सकते हैं कि छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है, तो छात्र जो है हमारे वो काफ़ी मन लगाकर उसको सीखते हैं, ठीक है। और इस विधि में बच्चों को जो है एक तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि सर्वांगीण विकास की तरफ आकर्षित किया जाता है, क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे और कुछ सीखेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पे भी आधारित है।
और इसके दोष में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे में शारीरिक शिथिलता होती है, जिसके कारण इस विधि को प्रयोग में लाना काफ़ी कठिन साबित हो सकता है। तो और आप एक और एग्जांपल ले लेंगे कि विकलांग जो बच्चे होते हैं उन्हें भी थोड़ी सी इसमें कठिनाई होती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो साल की आखिरी वीडियो आप लोगों के नाम एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।